हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है बुक 1 का, जिसका नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसकी एक इजी जो समरी है वो आज की इस वीडियो में हम बात इसकी करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पर आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर ये इस नाम को सर्च करके भी, ये यूजर नेम को सर्च करके भी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, एक बार उनको देखते हैं, उसको समझते हैं। हम कुछ सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करके आए हैं। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं? जो समाज को संचालित करने का काम करती हैं। अब इसके अंदर जो महत्वपूर्ण संस्था है वो क्या है? वो है जाति। ठीक है, तो जाति के बारे में हम पढ़ के आए हैं कि जाति क्या होती है, किस तरीके से जो जातिगत भेदभाव होते हैं वो समाज में चलते हैं, और किस तरीके से जातिगत जो आंदोलन हुए थे हमारे भारत के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आए और लोगों की जो परिस्थितियां थी, उनकी जो कंडीशन थी, उसमें सुधार आए हैं। ठीक है, तो हम कई सारी जो संस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ के आए हैं जो हमारे समाज में अभी भी काम कर रही हैं। अब इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज में जितनी भी हमें असमानताएं देखने को मिलती हैं, जो भी समाज में जो भेदभाव होते हैं वो चलते हैं, तो उनको बनाए रखने में इन संस्थाओं की क्या भूमिका होती है, क्या अपना योगदान देते हैं। समाज के भीतर जो भी असमानता है या फिर जो बहिष्कार है, उनको बनाने में, यानी कि उसको सृजन करने में, उसे कायम करने में, उसको कंटिन्यू रखने में ये जितनी भी संस्थाएं अपनी भूमिका कैसे देती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या फिर जो परिचय होता है उसके बारे में। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। अब इन चीजों में क्या होता है कि कुछ जो लोग होते हैं, अलग अलग जो काम होते हैं उनमें लिप्त होते हैं। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमें कई तरह के जो भिखारी होते हैं वो देखने को मिलते हैं। किसी के पैर टूटे होते हैं, किसी की आंखें नहीं होती हैं, कोई सुन नहीं सकता है, यानी कि उनकी जो रहने की जो कंडीशन होती है वो भी काफी ज्यादा खराब होती है। तो रेलवे स्टेशन पर हम इन लोगों को देखते हैं। घरेलू नौकर के रूप में हम छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनको देखते हैं कि जो बड़े बड़े घर होते हैं उनके अंदर ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, वो काम करते हैं घरेलू नौकर की तरह। घर के जितने भी काम होते हैं एक नौकर की तरह इनको ट्रीट किया जाता है उनमें। अब जहाँ पर भी घर का निर्माण होता है, भवन निर्माण होता है, वहां पर भी हमें कई तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं जो वहां पर काम करते हैं। सड़क के किनारे ढाबे होते हैं, जो चाय की दुकानें होती हैं, इसको दुकानें होती हैं, उसमें सफाई करने का काम करते हैं। और भी कई तरह के जो काम होते हैं, उन काम को करने वाले के रूप में हम उनको देखते हैं। यानी कि मेन चीज क्या है कि हमें बच्चे जो होते हैं वो भिखारी की तरह देखने को मिलते हैं, घरेलू नौकर के रूप में देखने को मिलते हैं, जो मजदूर के रूप में देखने को मिलते हैं, चाय की जो दुकानें होती हैं, टपरियां होती हैं, ढाबे होते हैं, उनमें सफाई करने वाले के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सब देख के ना हम आश्चर्यचकित नहीं होते, यानी कि हमें कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि ये बच्चे यहाँ पर क्यों हैं। यानी कि हमें कोई भी सरप्राइज नहीं होता है हमें ये सब देख के। ऐसा क्यों? हमें क्यों कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम इसको एक अन्याय की तरह तरह नहीं देखते हैं कि कुछ बच्चों को ना उनकी शिक्षा से या फिर जो उनका मौलिक अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा है। और उससे वंचन किस आधार पर है? क्योंकि वो गरीब है, उनके पास जो आर्थिक संसाधन है वो नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास जो उनकी जो शिक्षा होती है उसको ग्रहण कर सकें। ठीक है, यानी कि हम उसको एक अन्याय के रूप में महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, तो हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें हमारे आसपास रोज घटित होती हैं, यानी कि ये सब जो चीजें हैं ना वो हम अपने आसपास नॉर्मली देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं चाय के ढाबों में काम करते हैं, चाय की जो टपरी होती है उसमें काम करते हैं, ढाबे होते हैं उसमें काम करते हैं, जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें नौकरों की तरह काम करते हैं, मजदूर की तरह काम करते हैं। तो ये चीजें जो हमारे पास होती रहती है ना, वो डेली की डेली होती हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो चीजें होती हैं स्वाभाविक बन जाती है, यानी कि डेली हो जाती है, तो नेचुरल हमें लगने लगते हैं कि ये तो नॉर्मली बात है, सामान्य सी बात है, ये तो होता ही रहता है, ये कुदरती चीज है, ये नेचुरली चीज है, और हम इसको बदल नहीं सकते। यानी कि हम उसको बदल नहीं सकते, और इसलिए बदलने का उसको प्रयास भी नहीं करते हैं। अब हम इसको ना उचित भी मानते हैं, यानी कि वो ठीक है और न्याय संगत है, वो ठीक है ये मानते हैं। लेकिन कौन कौन से ऐसे तर्क हैं, ठीक है, जो हम अपने आप को समझाते हैं कि ये तो कुदरती है, हम इसको बदल नहीं सकते, ऐसे कौन कौन से लॉजिक हैं? तो जो सबसे पहला लॉजिक ये आता है कि जो गरीब और जितने भी वंचित व्यक्ति हैं, जो कमजोर लोग हैं, वो इसलिए गरीब और वंचित हैं क्योंकि एक तो उनमें योग्यता नहीं है, यानी कि उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो अमीर बन सके। और दूसरी ये है कि इनकी जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए लोग परिश्रम या फिर जो हार्डवर्क होता है, मेहनत होता है, वो नहीं करते। ठीक है, तो पहला तर्क ये हो जाता है। और दूसरा ये होता है
कि हम ये मान लेते हैं कि उनकी जो भी परिस्थिति है, चाहे वो व्यक्ति गरीब है या फिर जो कमजोर है, हम ये मानते हैं कि उसकी जो परिस्थिति है वो उसका जो दोषी है वो खुद है, यानी कि स्वयं को उसका दोषी मान सारा ढीकरा जो है ना उसी बंदे पर, उसी व्यक्ति पर थोप देते हैं। हम ये भी मानते हैं कि उनके अंदर वो एक कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो हार्ड वर्क कर सके, उनके अंदर वो बुद्धिमानी इंटेलिजेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर उनके अंदर ये सारी की सारी चीजें होती, उनके अंदर ऐसी योग्यता होती कि वो परिश्रम कर सके, उनके अंदर जो इंटेलिजेंस होती, तो वे वहां पर नहीं होते जहां पर वे आ जाए, यानी कि उनकी जो स्थिति है उनका वो किस पर निर्भर करती है, उनकी बुद्धिमानी पर और उनके परिश्रम करने की जो योग्यता होती है उसके ऊपर। तो इन तर्कों के माध्यम से ये मान लेते हैं कि जो उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो परिस्थिति है वो उचित है। अब वास्तविकता क्या होती है, तो वास्तविकता के साथ में भी जागना बहुत जरूरी होता है। तो जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के हैं वही सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं। हमें ये सब देखने को मिलता है कि जो समाज में सबसे कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर निम्न स्तर से आते हैं, निम्न तबके से आते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं। ठीक है, तो एक कहावत है कि यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए ही बचा कर रखते हैं। यानी कि जो हार्ड वर्क है अगर वो इतना ही इंपॉर्टेंट होता, ठीक है, इतनी अच्छी चीज होती, तो जो अमीर वर्ग है, जो इलाइट क्लास है हमारी सोसाइटी के, तो उसको हमेशा अपने लिए बचा कर रखता। ठीक है, तो ये चीज एक कहावत के रूप में कही जाती है। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो यहाँ पर पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन उठाना, रिक्शा या ठेला चलाना, खींचना, कमर तोड़ जो काम होते हैं वो गरीब ही लोग करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा परिश्रम है, जो शारीरिक परिश्रम है, वो कौन करता है, वो गरीब करते हैं। ठीक है, परिश्रम जो होते हैं दो तीन टाइप के होते हैं, एक तो शरीर से हो जाता है, एक मेंटली परिश्रम हो जाता है, मेंटल हार्डवर्क हो जाता है। तो जो शारीरिक परिश्रम है, जो एक डेफिनेशन मानी जाती है परिश्रम की, कोई कितना मेहनत करता है, तो जो गरीब लोग होते हैं सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत वाला जो काम होता है वो इन्हीं के पल्ले पड़ता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विषमता के बारे में, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब विषमता क्या होती है, विषमता संसाधनों, अवसरों और प्राधिकारों की असमान वितरण को दर्शाती है, जो अक्सर जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति और नस्ल जैसे कारकों पर आधारित होती है। विषमता का मतलब होता है डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो ये विषमता का मतलब होता है यानी कि चीजों को अलग अलग कर देना। तो जो विषमता होती है संसाधनों को, अवसरों को, जितनी भी असमानताएं होती है उनके वितरण को दर्शाती है। अब ये जो असमानता होती है वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक स्थिति के यानी कि अमीरी गरीब के आधार पर, नस्ल के आधार पर आधारित होती है। अब बात करते हैं सामाजिक विषमता के बारे में, यानी कि जो सामाजिक विषमता होती है वो क्या होती है। तो सामाजिक असमानता एक समाज के भीतर व्यक्तियों और समूहों के बीच संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों का असमान वितरण है, जो अक्सर नस्ल, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति और जातीयता जैसे कारकों पर आधारित होता है। तो जिससे परिणामों और अवसरों में असमानताएं आती है। कहने का क्या मतलब, विषमता का मतलब होता है अलग अलग करना, यानी कि भेदभाव करना। अब वही भेदभाव अगर समाज में अलग अलग समूह के साथ में किया जाए, अलग अलग वर्गों में किया जाए, ठीक है, समूह के बीच में किया जाए, तो वो हो जाता है सामाजिक भेदभाव या फिर सामाजिक विषमता। अब ये जो विषमता होती है वो संसाधनों को, जो अवसर होते हैं, जो विशेषाधिकार होते हैं, उनका असमान वितरण के कारण आती है। यानी कि कुछ लोगों के पास ज्यादा संसाधन होते हैं, किसी के पास कम संसाधन होते हैं, कुछ लोगों को अधिक अवसर दिए जाते हैं जिससे कि उनके जो सक्सेस की रेट होती है वो बढ़ जाती है, वो अपना विकास कर सकते हैं। कुछ लोगों को जो अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे विशेषाधिकार दिए जाते हैं जिससे कि उनके उनके जो काम करने के जो तरीके होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। यानी कि मेन चीज क्या है, असमान वितरण होता है हमारे संसाधनों का। अब ये जो वितरण होता है वो असमान होता है, भेदभाव किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है, वो नस्ल के आधार पर किया जाता है, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, यानी कि उनकी जाति क्या है, उनकी हैसियत क्या है पैसों से रिलेटेड, यानी कि आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, उनकी जाति क्या है, इन कारकों पर निर्भर करती है, जिससे कि जो भी परिणाम आते हैं, जो अवसर उनको प्राप्त होते हैं, उसमें असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। ये तो होगी बात सामाजिक असमानता के बारे में। अब प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास जो धन होता है, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितने भी संसाधन होते हैं, दूसरों की अपेक्षा एक ज्यादा बड़ा हिस्सा इनके पास होता है। अगर हम बात करते हैं, हमने बात की थी सामाजिक जो स्तरीकरण है उसके बारे में भी, आगे भी हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले उच्च वर्ग के लोग आ जाते हैं, फिर मध्यम वर्ग के लोग आ जाते हैं इसमें, ठीक है, और जो तीसरा स्तर होता है उसमें सबसे जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि उच्च जाति के जो लोग होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो तो बहुत कम होती है, लेकिन उनके पास जो संसाधन होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। जो मध्यम वर्ग होता है उसके पास जो उनकी जो जनसंख्या होती है वो उच्च वर्ग की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है, और जो संसाधनों का जो अधिकार होता है वो भी इनके पास कम होता है। लेकिन अगर हम निम्न जाति की बात करते हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो इनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन संसाधनों पर इनका जो स्वामित्व है वो बहुत कम है। ठीक है, तो यही बात बता रखी है कि लोगों के साथ में विषमता का भेदभाव, जो भेदभाव होता है वो क्यों किया जाता है। तो
इनके पास जो संसाधनों का जो हिस्सा होता है वो काफी कम होता है, लेकिन इनकी जो जनसंख्या होती है काफी ज्यादा होती है। तो यही बात यहाँ पे कह रखी है कि समाज में कुछ लोगों के पास धन या फिर जो जितने भी संसाधन होते हैं वो दूसरों की अपेक्षा ज्यादा होते हैं, उनके पास ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है। तो ये एक सामाजिक विषमता का उदाहरण है। अब सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। यानी कि जो समाज होता है वो उन अवसरों को नहीं देता है उन लोगों को कि वो उन चीजों को प्राप्त कर सके, उन संसाधनों तक पहुंच सकें। ठीक है, तो इसकी जो असमान पहुंच होती है, इसके जो पूरे तरीके होते हैं, पद्धति होती है, उसी को सामाजिक विषमता कहा जाता है। कुछ सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को भी प्रतिबंधित करती है। यानी कि कुछ जो डिफरेंट पॉइंट होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के बीच में, तो उससे भी सामाजिक विषमताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे उनकी योग्यता और प्रयास में भिन्नताएं। ठीक है, तो योग्यता जो होती है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, उनके जो प्रयास होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक समाज के तौर पर नहीं देख सकते ना कि कोई समाज का एक वर्ग उस योग्य नहीं है कि वो मेहनत कर सके, कोई समाज का वर्ग इस योग्य नहीं कि उसने ज्यादा प्रयास किया हो। ये तो जो पॉइंट्स होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों के बीच में जो भिन्नता दर्शाने का काम करते हैं वो उनकी योग्यता और प्रयास में जो भिन्नता होती है वो बताते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक संसाधनों के बारे में या फिर सामाजिक पूंजी के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक पूंजी होती है, उसके हमें कई सारे रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है आर्थिक पूंजी, दूसरी है सांस्कृतिक पूंजी और तीसरी है सामाजिक पूंजी। अब आर्थिक पूंजी में भौतिक संपदा या फिर जो आय होती है, यानी कि पैसों से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो आर्थिक पूंजी में आ जाती है। सांस्कृतिक पूंजी में क्या आता है, हमारी जो प्रतिष्ठा होती है, जो शैक्षणिक योग्यता होती है, यानी कि जो हमारी संस्कृति से संबंधित जितने भी पक्ष होते हैं वो सांस्कृतिक पूंजी के अंदर आते हैं। अब सामाजिक पूंजी की अगर हम बात करते हैं, जिसमें सामाजिक संगति और जो संपर्क जाल होता है, यानी कि लोगों के साथ हमारी संगति कैसी है, मेल जोल किस तरीके का है, हमारे कॉन्टैक्ट कितने ज्यादा हैं, तो ये आ जाती है सामाजिक पूंजी के अंदर। तो ये संसाधनों के तीन रूप होते हैं। ठीक है, संसाधन तीन टाइप में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आर्थिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन या फिर सांस्कृतिक पूंजी के रूप में हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आर्थिक में जो पैसों से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। सांस्कृतिक में जो शिक्षा से या फिर जो हमारी संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, वो सारी की सारी आ जाती है। हमारी समाज में इज्जत क्या, हमारी प्रतिष्ठा क्या, मान मर्यादा जो चीजें होती है वो सारी की सारी सांस्कृतिक पूंजी के अंदर आती है। और सामाजिक पूंजी के अंदर हमारे हमारा कॉन्टैक्ट किस तरीके का है, यानी कि हमारे जो रिलेशन होते हैं वो लोगों के साथ किस तरीके के हैं, वो सारे के सारे सामाजिक पूंजी के अंदर आते हैं। अब ये जितने भी पूंजी के जो रूप होते हैं अलग अलग होते हैं, वो आपस में घुले मिले होते हैं और एक दूसरे को बदल सकते हैं, यानी कि इंटरचेंजेबल है, इनको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक बच्चा है जिसका नाम हम मान लेते हैं अरुण। ठीक है, अरुण इसका नाम है। तो अरुण के पास पैसा है काफी ज्यादा, यानी कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी अच्छा है, यानी कि काफी ज्यादा उसके पास पैसा है। अब जब उसके पास पैसा है तो वो अच्छे स्कूल में जाएगा। ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसके पास जो आर्थिक संसाधन है वो काफी ज्यादा है, तो अच्छी जो क्वालिटी होती है उसको प्राप्त करेगा। तो इससे क्या होता है, उसके पास उसकी आर्थिक जो पूंजी है वो काफी अच्छी है। अब आर्थिक पूंजी की बदौलत से ही उसने क्या किया, जो सांस्कृतिक पूंजी है, सांस्कृतिक पूंजी को उसने ग्रहण किया। अब जब वो अच्छे स्कूल में जा रहा है, लोगों के साथ मिलता जुलता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है, ठीक है, तो उसके आसपास जो लोग दोस्त हैं उसके, वो अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका जो सांस्कृतिक या फिर जो सामाजिक पूंजी है, लोगों के साथ जो मेल जोल है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी फैलते हैं। तो इससे आपने देखा कि किस तरीके एक एक फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर को बनाने में काम करता है, और जो दूसरा फैक्टर वो तीसरे को बनाने में काम करता है। अगर किसी की जो सोशल जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, ठीक है, तो उसके पास पैसे कमाने के जो अवसर होंगे, जो आर्थिक पूंजी को ग्रहण करने के जो तरीके होंगे वो ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से ये आपस में घुले मिले होते हैं और एक को हम दूसरे में बदल सकते हैं। तो एक हो गया एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं, बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। अभी हमने बात की थी व्यक्तियों के बीच में जो भिन्नता होती है वो प्राकृतिक नहीं होती है। ठीक है, यानी कि वो सहज नहीं होती है, वो सभी में कॉमन नहीं होती है, वो प्राकृतिक नहीं होती है। लेकिन ठीक है, यानी कि जो विषमताएं होती है वो प्राकृतिक नहीं होती है, वो किस लिए आती, वो कब बनती है कि वो उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है, वो उस समाज द्वारा, उस सोसाइटी द्वारा बनाई जाती है जिसमें वो लोग रहते हैं। अब इसके बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, हमने जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो इन तरीकों के माध्यम से क्या होता है, सामाजिक विषमता को उत्पन्न किया जाता है। वह व्यवस्था जो समाज में, जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करता है, यानी कि एक अधिक्रम, एक सीक्वेंस बना देता है, एक सीक्वेंशियल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उनको
कैटेगराइज कर देता है, उसको वर्गीकृत कर देता है। अब ये जो अधिक्रमित संरचना में श्रेणीबद्ध करने का जो काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण होता है, इसी व्यवस्था को कहा जाता है। अब ये स्तरीकरण क्या होता है कि समाज में जो भी वर्ग होते हैं उनकी एक अधिक्रमित स्थिति बना दी जाती है। जैसे हमने बात की थी उच्च जाति के बारे में, मध्यम जाति के बारे में, और क्या होता है निम्न जाति के बारे में, हमने इन चीजों के बारे में बात की थी। तो इससे क्या है, एक अधिक्रमित स्थिति बन गई है, एक संरचना बन गई है, तो इसी को सामाजिक स्तरीकरण बना दिया जाता है। समाज में जितने भी वर्ग होते हैं उनके अलग अलग लेवल, उनके अलग अलग स्तर, उनको निर्मित कर दिया जाता है, उनको 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 उत्पन्न कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोगों की जो पहचान होती है, उनके जो अनुभव होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं, जितने भी संसाधन और अवसर होते हैं, तो उनकी पहुंच को आकार दे देते हैं, उसको उसको शेप करने का काम करते हैं। लोगों की पहचान जो होती है वो जाति से संबंधित हो जाती है, वो उच्च जाति से संबंधित हो जाती है, निम्न जाति से संबंधित हो जाती है। उनके जो अनुभव होते हैं वो भी अलग अलग होने लगते हैं। एक दूसरे के साथ उनके जो संबंध होंगे वो जाति के अंदर अच्छे होंगे, और जाति के अगर वो बाहर जाएंगे तो उनके जो संबंध होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। संसाधनों पर जो स्वामित्व होता है, अवसरों का जो अधिकार होता है, वो उन तक की जो पहुंच होती है उसमें भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि समाज में जो भी स्त्रीकरण होता है उससे लोगों की जो लोगों से जुड़ी जो पहचान होती है वो बढ़कर एक समाज के साथ जुड़ जाती है, समाज के साथ लोग अपने आप को जोड़कर देखने लगते हैं। अब सामाजिक जो स्तरीकरण है उसमें हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है। उसकी तीन मेन पॉइंट होते हैं। सबसे पहला है समाज की एक विशेषता होती है, यानी कि एक फीचर है हमारे समाज का सामाजिक स्तरीकरण, और ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन बना रहता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और जो विचारधारा होती है, ठीक है, उनके द्वारा इसको समर्थन मिलता रहता है। यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे लॉजिक होते हैं जिनके आधार पर जो सामाजिक स्तरीकरण है या फिर समाज में जो विषमता होती है तो उनको बनाए रखा जाता है, कौन कौन ऐसे पॉइंट्स हैं उनके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो एक समाज का फीचर है, समाज की विशेषता है। ठीक है, तो समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विभिन्न श्रेणियों में असमान रूप से बांटने का काम करता है। ठीक है, यानी कि समाज में जो भी संसाधन होते हैं तो उनको समाज की जो विभिन्न श्रेणियां होती हैं, उच्च श्रेणी होगी, मध्यम श्रेणी होगी, निम्न श्रेणी होगी, तो उनमें असमान रूप से बांटती है। जैसे मेन ये है, तो इसमें सबसे पहले उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो आते हैं, मध्यम जाति के जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं, और जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो सामाजिक श्रेणियां होगी। अब उनमें असमान रूप से जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको ज्यादा संसाधन दे दिए जाते हैं, मध्यम वर्ग को कम दिए जाते हैं, और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको काफी कम संसाधन दिए जाते हैं। तो ये क्या है, ये समाज की एक विशेषता के रूप में काम करता है। अधिक आदिम समाजों में बहुत थोड़ा उत्पादन होता था, अतः केवल प्रारंभिक सामाजिक स्तरीकरण ही मौजूद था। यानी कि जो प्राचीन समाज थे उनमें बहुत कम उत्पादन होता था, यानी कि जो प्रोडक्शन होता था वो काफी कम होता था। यानी उस टाइम पर क्या था, सामाजिक जो स्तरीकरण था वो बहुत ही छोटे लेवल पर था, सिर्फ शुरू में ही था। उन्नत समाज में जहां लोग अपनी मूलभूत जरूरतों से अधिक उत्पादन करते हैं, सामाजिक संसाधन विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में समान रूप से बटे होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं आधुनिक समाज के बारे में, वहां पर जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा किया जाता है, काफी ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जितनी भी जरूरतें होती है वो सारी की सारी पूरी हो जाती हैं। तो लोग इसमें क्या करते हैं, जो संसाधन होते हैं उनको सामाजिक श्रेणियों में समान रूप से बांट देते हैं। यानी कि जो समाज के जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं, जो भी उनके पास आर्थिक संसाधन होते हैं उनको। ठीक है, तो इससे क्या होता है, समाज में जो जो बंटवारा होता है या फिर जो भी वितरण होता है वो असमान रूप से होता है। अब जो सामाजिक स्तरीकरण वो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह सामाजिक संसाधनों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में उत्तराधिकार के रूप में घनिष्ठता से जोड़ता है या फिर उससे जुड़ा हुआ है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने तीन स्तरों के बारे में बात किया, उच्च जातियों के बारे में बात किया, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। इसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है। अगली पीढ़ी में जब इनके आगे आने वाली जो पीढ़ी आएगी तो उसके पास भी तो सारे के सारे संसाधन जाएंगे। यानी कि जितने भी सामाजिक संसाधन है वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक उत्तराधिकार के रूप में जा रहे हैं। तो इससे क्या है, सामाजिक जो स्तरीकरण है वो अभी भी तो बरकरार है ना। एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अपने आप मिली हुई होती है। यानी कि अगर कोई बच्चा उच्च जाति में पैदा हुआ है, उच्च जाति में ज्यादा संसाधन होते हैं, तो उसको ये जो सामाजिक स्थिति है वो अपने आप ही तो प्राप्त हुई है, नेचुरली प्राप्त हुई है। अर्थात जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता की सामाजिक स्थिति को पाते हैं। बच्चों ने जो भी बच्चा उच्च जाति में पैदा हुआ है तो वो अपने माता पिता की जो उच्च जाति है उसी में पैदा हुआ, उसके जो संसाधन होंगे उस पर उत्तराधिकार किसका होगा,
उस पर जो अधिकार होगा वो उस बच्चे का होगा जो उस परिवार में उस जाति में पैदा हुआ है। जाति व्यवस्था के अंदर जन्म ही व्यवसायिक अवसरों को निर्धारित करता है। हमने बात की थी कि जो व्यवसाय होते हैं, यानी कि जो काम करने की जो आज़ादी होती है, काम करने के जो अवसर होते हैं, वो जाति व्यवस्था के अंदर पाए जाते हैं और उस जाति से जुड़े व्यक्ति को उससे जाति से संबंधित जितने भी काम होते हैं वही करने पड़ते हैं, उसके लिए वो मजबूर होता है। अब जो भी सामाजिक स्तरीकरण होता है उसको विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है, यानी कि जो आइडियोलॉजीज होती हैं, ऐसे कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जिसके माध्यम से इनको सपोर्ट किया जाता है सामाजिक स्तरीकरण को। सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती जब तक कि व्यापक तौर पर यह ना माना जाए कि वह या तो न्याय संगत है या फिर जो उचित है या अपरिहार्य है। यानी कि हम जो भी सामाजिक स्तरीकरण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है, ठीक है। वो तब तक नहीं चल सकता जब तक कि जो जो भी लोग आ रहे हैं अगली पीढ़ी में वो ये मान ले या तो वो सही होनी चाहिए या फिर वो गलत होनी चाहिए, इसी के आधार पर हम उसको समर्थन देते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए तौर पर हम समझते हैं कि जाति व्यवस्था को धार्मिक कर्मकांडीय दृष्टिकोण से शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहरा जा सकता है। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो लोग जो हैं वो किस तरीके से जाति व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि धार्मिक स्थिति के आधार पर जो लोग होते हैं वो शुद्ध और अशुद्ध होते हैं, तो इसी की वजह से जो जाति व्यवस्था वो आज के टाइम पे सही है, वो न्यायोचित है, ठीक है। अब सामाजिक विषमता जो है सामाजिक क्यों है, यानी कि जो भी हमें चीजें अपने आसपास देखने को मिलती हैं वो सामाजिक क्यों है, जो भी भेदभाव हमारे आसपास होता है। इसके देखो तीन मेन रीजन हो सकते हैं, मेन आंसर इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंधित है, इससे जुड़ी हुई है। यानी कि जो विषमता होती है, संसाधनों का असमान वितरण जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के साथ में नहीं होता, वो पूरे समाज के साथ होता है, पूरे एक समूह के साथ में होता है, एक जो वर्ग होता है उसके साथ में होता है। तो ये पहला तो यही होगा क्योंकि वो समाज से संबंधित होती है इसलिए वो सामाजिक है। दूसरा है वे आर्थिक नहीं होती है, यानी कि पैसे से संबंधित नहीं होती है। पैसा इसमें सामाजिक विषमता का एक फैक्टर है, लेकिन पूरा का पूरा इसी पर डिपेंड हम इसको नहीं कर सकते, उस पर डाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये सामाजिक है क्योंकि वो आर्थिक नहीं है। और तीसरा है भी एक व्यवस्थित और संरचनात्मक तरीके से समाज में विद्यमान है, यानी कि उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर तरीके से वो सिस्टमेटिक तरीके से उसको मैनेज करके बनाया गया है, तो इसकी वजह से भी वो सामाजिक है। इसके ठीक है तीन आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम अपने आसपास जो भेदभाव होता है उसको देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भेदभाव होता है क्या वो आर्थिक रूप से ही होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, ठीक है। हम इसको पूरी तरह से नकार नहीं सकते और पूरी तरह से इसको हम सही भी नहीं मान सकते, तो आंशिक रूप से ये सत्य होता है, यानी कि पार्शियली रूप से हम इसको सही मान सकते हैं, यानी कि कुछ परसेंट हम कह सकते हैं कि ये सही होता है और कुछ परसेंट हम कह सकते हैं गलत होता है। तो लोग जो होते हैं ज्यादातर अपने लिंग, धर्म, निर्जातीयता, भाषा, जाति, विकलांगता की वजह से इसके आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं। अब इन आधार पर उनका जो लिंग होता है वो स्त्री है, पुरुष हैं, हिंदू है, मुसलमान है, उनकी जाति अलग है, भाषा अलग है, विकलांग व्यक्ति है या फिर सामान्य व्यक्ति है, तो इनके आधार पर जो भेदभाव होता है ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से जो समाज होता है इनको जो अवसर होते हैं वो कम देता है, उनमें असमान जो अवसर होते हैं उनको प्रदान करता है, तो इसकी वजह से आर्थिक रूप से वो अपने आप पिछड़ जाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहां पर एक आदमी रहता है, ठीक है। तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है, तो वो पागल, में एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पागल होता है, ठीक है। तो उसका जो मेंटल जो रिटायर्डनेस है वो उसके अंदर आ रखी है। अब उसके बारे में हमारे आसपास ये बातें चलती हैं कि जिस जगह पर ये रहता है वहां पर पहले टाइम पर वहां की जो मोस्टली प्रॉपर्टी है वो उसकी होती थी, ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टी पर जो राइट होता था वो उस व्यक्ति का होता था, लेकिन वो टाइम के साथ पागल हो गया है और आज उसके पास कुछ नहीं है। तो जो लोग हैं वो क्या है, एक अफवाह के रूप में इसको मान लेते हैं, हमें नहीं पता वो कितनी सच्ची है कितनी गलत है, ठीक है। जो साक्ष्य होते हैं उनको बिना देखे जो सुनी सुनाई बातें होती है हम उसको विश्वास कर लेते हैं, उसके क्या हम एक पूर्वाग्रह के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो सुनी सुनाई बातें होती है उसके आधार पर अपने विचारों को, अपने व्यवहार को हम बनाने का काम करते हैं, और जो सबूत और जितने भी साक्ष्य होते हैं उनको नकार देते हैं, उनको इनकार कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में, तो कि जो रूढ़िबद्ध धारणा होती है वो क्या होती है। तो रूढ़िबद्ध धारणा पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है, यानी कि जो पूर्वाग्रह होते हैं वो तो कुछ पूर्वाग्रह जो होते हैं वो कुछ व्यक्तियों तक सीमित होते हैं, लेकिन जो रूढ़िबद्ध धारणा होती है वो
एक जो पूरा समूह होता है उसको एक समान श्रेणी में स्थापित कर देते हैं। कुछ समुदायों को वीर प्रजाति की संज्ञा दी जाती है, कुछ को कायर, पौरुषहीन और उनको कुछ को दगाबाज कहा जाता है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जो जाति होती है, मैं किसी भी का भी नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो उसको एक वीर जाति के नाम में कहा जाता है, उसको संज्ञा दी जाती है, वीर प्रजाति उसको कहा जाता है, कुछ को कायर कहा जाता है, कुछ को पौरुषहीन कहा जाता है और कुछ को दगाबाज कहा जाता है। तो ये क्या है कि एक पूरे समुदाय को हमने दगाबाज कह दिया, पूरे समुदाय को हमने वीर जाति के नाम से बता दिया कि वो वीर होते हैं, पूरी जाति को एक कायर बना दिया, किसी को हमने पूरी जाति को, पूरे समाज को पौरुषहीन बना दिया। तो ये क्या है, पूरे समाज को एक हमने समान श्रेणी में रख दिया है। किसी पूरे के पूरे समुदाय को आलसी या फिर चालाक भी कहा जाता है। इनके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, मानो उसमें एक ही विशेषता या फिर लक्षण होता है। यानी कि समाज में, उस समाज में जितने व्यक्ति होते हैं उनको सभी को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि उन सभी के सभी जितने व्यक्ति होते हैं उसमें समान विशेषता और जो लक्षण होते हैं वो सभी में एक जैसे पाए जाते हैं। भेदभाव को व्यवहारिक रूप में इस प्रकार से भी देखा जा सकता है, जिसके तहत एक समुदाय के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। यानी कि जो अवसर होते हैं वो उनमें भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि जो भेदभाव होता है उन अवसरों के आधार पर भी किया जाता है। लोगों को जो अवसर होते हैं वो भी नहीं दिए जाते हैं जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। अब ये जो अवसर होते हैं हम दो तरीके से समझ सकते हैं। तो एक पहला उदाहरण ये है कि व्यक्ति को उसके लिंग या फिर धर्म के आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया जाता है कि एक वो विशेष धर्म से आता है या फिर वो एक विशेष लिंग से आता है, तो उसके लिए हम उसको ये अवसर है नौकरी पाने का, जॉब करने का, वो हम नहीं देंगे। तो नौकरी देने से किस आधार पर मना कर दिया जाता है, उसके लिंग के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, ठीक है। तो क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म से आता है जहां पर समाज में उस धर्म से संबंधित जो मान्यताएं हैं वो गलत हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर भी क्या होता है, व्यक्ति को अयोग्य करार दिया जाता है और जो दूसरों के लिए जितने भी अवसर होते हैं उनके लिए उनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है। अब सामाजिक बहिष्कार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह तौर तरीके होते हैं जिनमें व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। यानी कि समाज से पूरी तरह निष्कासित कर दिया जाता है, उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। वही चीजें, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस समूह को उनसे कुछ ऐसे अधिकार होते हैं वंचित कर देते हैं जो जनसंख्या के अलग जो भाग होते हैं, अधिकांश जो जनसंख्या होती है उनके लिए खुले होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो कुछ को तो प्राप्त होते हैं, कुछ को नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे अधिकारों के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक क्रियाशील जीवन जीने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए जरूरी होते हैं। अब जैसे क्रियाशील जीवन जीने के लिए जिसमें व्यक्ति की जितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो आ जाती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये सब क्या है, ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो इनसे वंचित कर दिया जाता है। और दूसरा तरीका होता है जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं उनसे संबंधित, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक, पुलिस और न्यायपालिका, इनसे वंचित कर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं। अब इसमें क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार में ये जितने भी कारक होते हैं इन सबसे व्यक्ति को वंचित कर दिया जाता है, उससे बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसमें इन जितनी भी आवश्यकताएं होती है उनको प्राप्त करने के लिए उनको समान अवसर नहीं दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम जाति के बारे में। तो जाति क्या है, एक प्राचीन संस्था है, प्राचीन एक हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है। समाज में, भारतीय समाज में बहुत लंबे टाइम से एक हमारी संस्कृति के रूप में ये है, ठीक है। तो जो जाति हमारे अतीत का ही अंग नहीं है बल्कि हमारे आज का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक ऑर्गन है। अगर हम जाति के बारे में बात करते हैं तो हिंदू समाज की एक संस्थात्मक विशेषता है, यानी कि एक जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो है, और पूरा का पूरा जो हिंदू समाज है आज के टाइम का वो जाति पर ही टिका हुआ है। अब इसका जो प्रचलन है वो अन्य धार्मिक जो समुदाय हैं उसमें भी हमें देखने को मिलता है और आज भी ये चल रहा है। अब अन्य जो समुदाय है उसमें मुसलमान आ जाते हैं, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। तो इन सभी धर्मों में भी हमें अलग अलग जो जातियां होती है वो देखने को मिलती हैं। अगर मुसलमानों में अगर हम बात करते हैं सिया, सुन्नी। अगर हम ईसाइयों के बारे में बात करते हैं तो कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ये सब टाइप में पाए जाते हैं। बौद्धों में भी जो होते हैं उनमें भी अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, सिखों में भी। तो जैन धर्म के जितने लोग होते हैं, ठीक है, जो पूरा का पूरा धर्म होता है उसमें भी अलग अलग जातियां हमें देखने को मिलती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो जाति है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में देखने को मिलती है। तो अलग अलग जो धर्म होते हैं उनमें भी, अलग अलग जो धार्मिक समुदाय होते हैं उनमें भी जातियां पहले भी थी और आज के टाइम पर भी हैं। अब जाति की, अगर भारत में हम जातिगत व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो जाति है वो किस तरीके से काम करती है, जाति के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक बेसिक जो चीजें हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो जो जाति है वो
कब उत्तर वैदिक काल है उसमें प्रचलन में आई थी। मैंने आपको बताया था जब हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं तो उसके दो काल होते हैं। सबसे पहला होता है ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल में तो हमें पता है जो वर्ण व्यवस्था थी वो आई थी, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसका जो स्वरूप था वो बिगड़ने लगा और इसी ने जाति व्यवस्था का एक रूप ले लिया था, जो आज के टाइम पे हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ेंगे कि ये जो जाति व्यवस्था होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था प्रचलन में आई थी, यानी कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी और किस तरह से हुई थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो बिगड़ने लगी, उसके अंदर जो परंपराएं थी वो बिगड़ने लगी और उसने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया था। जो जाति थी वो जन्म से निर्धारित होती थी, यानी कि जो व्यक्ति पिता की जाति में जन्म लिया है तो उसी को पिता की जाति ही प्राप्त होगी, यानी कि उसको हम बदल नहीं सकते। ये जो जाति है वो चुनाव का विषय नहीं होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो जो वर्ण था, यानी कि जो अगर कोई ब्राह्मण है तो वो अगर क्षत्रिय बनना चाहता है, उसके अंदर बल है, तो वो क्षत्रिय बन सकता था। लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, कोई अगर ठाकुर है और अगर वो पंडित बनना चाह रहा है तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि वो पर्टिकुलर ठाकुर जाति में पैदा हुआ है तो वो पंडित नहीं बन सकता है, ठीक है। तो जो जाति है वो चुनाव का विषय नहीं होती, यानी कि हम उसमें कोई भी हमारे पास चॉइस नहीं होती है। एक जाति में जन्म लेना वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपना सकता है, यानी कि अगर कोई धोबी के घर में पैदा हुआ है तो उसको उसको वही काम करना पड़ेगा जो उसके पिता करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जाति में खाने और खाना जो होता है, खाना बांटने के जो नियम होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इस व्यवस्था में एक अधिक्रमित हमें स्थिति देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है, एक लिस्ट निकल कर आती है सामने। अब इस लिस्ट में क्या होता है, कुछ जातियां होती है उनको सबसे ऊपर रखा जाता है, अपन अलग अलग जातियां के जो समाज होते हैं वो अलग अलग लिस्ट निकालते हैं, तो ठीक है। तो अलग अलग जो लिस्ट होती है, अलग अलग जो स्तर होते हैं उनमें अपने आप को रखते हैं। अगर हम बात करते हैं, जो कहा जाता है समाज में कि जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे ज्यादा उच्च स्थान पर आते हैं, उसके बाद जो ठाकुर होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम कह सकते हैं, यादव, तो गुर्जर, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये सारी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक अधिक्रमित स्थिति हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर अलग अलग जो जातियां होती है उनका एक क्रम समाज में निर्धारित होता है। अब इसमें एक खंडात्मक संगठन के रूप में ये काम करती है। खंडात्मक संगठन का क्या मतलब होता है कि जो जातियां होती है उनके अंदर भी हमें कुछ उपजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ठाकुरों के बारे में, तो इसमें भी हमें राठौर देखने को मिलते हैं, ठीक है, चौहान, सोलंकी, इस टाइप के, मतलब क्या है कि जाति के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा एक खंडात्मक संगठन के रूप में काम करता है। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उससे जुड़े जो व्यवसाय होते हैं उनको ही अपना सकता था। जाति जो थी एक बहुत असमान संस्था थी, यानी कि लोगों के साथ बहुत गलत काम करती थी। अब इसमें क्या था, इस पूरी व्यवस्था में कुछ जातियों को तो इस व्यवस्था में लाभ मिल रहा था, यानी कि जो उच्च जातियां थी उनको तो लाभ मिल रहा था, लेकिन जो निम्न जातियां थी उनको एक गुलामी वाला, अधीनता वाला जीवन व्यतीत करना पड़ता था। जाति जन्म द्वारा कठोरता से निर्धारित की गई थी और उसके बाद किसी व्यक्ति के जीवन की जो स्थिति थी उसको बदल पाना असंभव था, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी घर में पैदा हो गया है, उस जाति में पैदा हो गया है, तो वो उस अपनी स्थिति को बदल नहीं सकता था, वो उसे उस जाति में ही रहना पड़ेगा, चाहे उच्च जाति के लोग उच्च स्तर के लायक हों या फिर ना हो। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जब जाति व्यवस्था थी वो अपने प्रचलन में आई थी तो वहां पर क्या था, आपने सुना होगा भारत में क्या था, गुरुकुल जो प्रणाली थी वो काम करती थी। अब इसी को एक हम एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं। गुरुकुल का जो प्रमुख होता था, यानी कि उसका जो मुखिया होता था वो कौन होता था, गुरु। अब गुरु को ये अधिकार होता था कि वो उस उससे अगला जो आने वाला प्रमुख होगा वो कौन होगा, तो ये निर्धारित करने का काम कौन करता था, गुरु करता था। जब तक जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम पर तो ये सारा का सारा जो था वो योग्यता के आधार पर था, यानी कि जो उस गुरुकुल में अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, तो वो आगे जो गुरु होगा उसको अगला प्रमुख नियुक्त करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो परिवर्तित होने लगी तो जो गुरु था वो अपने बेटे को, यानी उसका जो बेटा था उसको गुरुकुल का प्रमुख या फिर उसका जो हेड था उसको नियुक्त करने लगा, उसको बनाने लगा। लेकिन गुरु जो था वो ये नहीं देखता था कि वो उसके योग्य है भी या नहीं है, ठीक है। तो इस यहाँ से हम जाति व्यवस्था का जो एग्जाम्पल है उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो उच्च जाति के लोग थे, भले ही वो उसके लायक हो या फिर ना हो, तो उनको वो स्थिति प्राप्त हो चुकी है नेचुरली, ठीक है। अगर हम अस्पृश्यता के बारे में बात करते हैं तो जाति व्यवस्था के अत्यंत घृणित और दूषित पहलू हम इसको कह सकते हैं।
अब इसमें वे समूह आते थे जिनको जातिगत अधिक्रम में शामिल नहीं किया गया था, इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, उसके अंदर इनको शामिल नहीं किया गया था और उनके साथ बहुत अन्याय किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा वर्ण व्यवस्था के बारे में। अब वर्ण व्यवस्था में क्या था, आपको पता है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन चारों वर्णों के आधार पर समाज को वर्गीकृत कर दिया जाता था। अब समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे, ठीक है, एक हम ये कह सकते हैं जनसंख्या का एक बड़ा भाग था जिसको इस पूरी की पूरी व्यवस्था से बाहर रखा गया था। उन्हीं को हम कहते हैं, इनको बहिष्कृत या फिर अछूत जाति कहा जाता, और इन्हीं को पंचम श्रेणी भी कहा जाता। आपने पढ़ा होगा जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर। तो इन्हीं को पंचम श्रेणी, बहिष्कृत जाति, अछूत जाति इनको कहा जाता था, जिनको इस वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं रखा जाता था, और इन्हीं के साथ में अस्पृश्यता का जो व्यवहार था वो किया जाता था। अब आपको पता है जो जाति व्यवस्था थी उसका आधार क्या था, उसका कर्मकांडीय जो दृष्टिकोण था उसके आधार पर पूरी की पूरी जाति व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके आधार पर समाज टिका था। अब इस व्यवस्था, ये जो कर्मकांडीय दृष्टिकोण था, इसके आधार पर पवित्र और अपवित्र की जो संकल्पनाएं थी, ठीक है, कॉन्सेप्ट थे, उनको लेके आया गया था। और जो पवित्र जाति थी उनको माना जाता था वो उच्च जाति है, और जो अपवित्र थी उनको अछूत कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जो अगर धार्मिक दृष्टि के आधार पर हम बात करते हैं तो जो लोग थे, जो समूह थे, उनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, एक तो पवित्र और दूसरे थे अपवित्र। जिनको पवित्र रखा गया था उनको इस जो अधिक्रम था उसमें शामिल किया गया था और उनको उच्च जाति के रूप में बताया गया था, लेकिन जो अपवित्र थे उनको इस अधिक्रम में शामिल नहीं किया गया था और उनको अछूत माना जाता था। तो अपवित्र मानी जाने वाली जातियों के जरा छू जाने से ही अन्य जाति के सदस्य थे अत्यंत अशुद्ध हो जाते थे। यानी कि अगर कोई भी अपवित्र लोग, पवित्र जाति के जो लोग थे, उनसे अगर टच भी हो जाता था, अगर उनको भी छू भी लेता था तो वो अशुद्ध हो जाते थे। और आगे क्या था, जिसके कारण जो अछूत कहे जाने वाले जो भी व्यक्ति थे उनको कठोर दंड भुगतना पड़ता था, और जो भी व्यक्ति जिसको छुआ गया है उसको फिर से शुद्ध होने के लिए कई शुद्धिकरण की जो प्रक्रियाएं थी वो करनी पड़ती थी। अब इतिहास में ये भी कहा जाता है कि जो भी अछूत जाति के जो लोग थे उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, और अगर उनको जब वो गांव में आते थे तो उनको अपने गले में कोई भी जो ढोल या फिर जो बर्तन था उसको बजाते हुए आना पड़ता था। ये क्यों करना पड़ता था कि जिसकी वजह से अगर कोई भी उच्च जाति का जो लोग है, कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर आ रहा है तो वो अपनी आंखें बंद कर ले और उनको देखने से बच जाए, क्योंकि उस टाइम पर ये मान्यता थी कि अगर अगर किसी अछूत को देख भी लिया जाता है तो भी वो अपवित्र हो जाता है। ठीक है, तो और अगर कोई अपवित्र हो जाता है तो उसको शुद्धिकरण की जो प्रक्रियाएं थी, क्रियाएं थी, वो करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चला करती थी। अब अस्पृश्यता है, उसके तीन आयाम है, एक तो है बहिष्कार, एक है अधीनता, और तीसरा है शोषण। बहिष्कार का क्या मतलब है, समाज का जो अधिक्रम है, समाज में जितने भी संसाधन है उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। और अधीनता यानी कि उनको गुलाम की तरह एक उनके साथ व्यवहार किया जाता है और उनके जितना शोषण किया जाता है वो किया जा सके। तो इसकी वजह से जो अस्पृश्यता है उसके ये तीन चार पहलू हमें देखने को मिलते हैं। इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, यानी कि असमानता बरती जाती थी। तो पेयजल के जो सामान्य स्रोतों से इनको पानी नहीं लेने दिया जाता था। इनके जितने भी कुएं होते थे, हैंडपंप, घाट, ये सब अलग होते थे। यानी कि जो उच्च जाति के लोग थे वो अलग कुओं से पानी लेते थे, हैंडपंप से पानी लेते थे, लेकिन जो अछूत थे, जो निम्न जाति के लोग थे, जिनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको अलग कुएं से, अलग हैंडपंप, अलग अलग घाट से उनको पानी लेना पड़ता था। इनको जो सामूहिक धार्मिक पूजा पाठ होता था, समारोह होते थे, त्योहार होते थे, इनमें भी भाग नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कठोर नियम चलते थे पहले। आर्थिक शोषण तो मानो इस अस्पृश्यता की कुरीति के साथ सदा से ही जुड़ा रहा है। उन्हें आमतौर पर बेगार करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता था या फिर बहुत कम मजदूरी इनको दी जाती थी। बेगार से हम समझते हैं बेरोजगारी टाइप के हम समझ सकते हैं। ठीक है, और जब वो काम करते थे तो उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था और बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका शोषण होता है, उनको उनकी अधीनता करनी पड़ती है, क्योंकि समाज से इनको बहिष्कृत कर रखा है। कभी कभी तो उनके पास जो भी संसाधन होते थे, संपत्ति होती थी, वो उच्च जाति के लोगों द्वारा छीन ली जाती थी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दलित के बारे में। तो दलित का मतलब क्या होता है, पैरों से कुचला हुआ। ये जो शब्द है, ये शब्द इन्हीं लोगों के द्वारा उसको बनाया गया, उसको उसको उत्पादित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पैरों से कुचला हुआ। तो इसको उत्पीड़ित लोगों का द्योतक माना जाता है, यानी कि ये पहचान है उत्पीड़ित लोगों की जिनके साथ भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, दलित पैंथर्स। ठीक है, तो उसका जो भी दलितों के विकास के लिए, ठीक है, उसके लिए जो भी आंदोलन चलाने का काम किया गया वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, इसी संस्था के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है दलित पैंथर। यह शब्द जो है ना तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा गढ़ा गया है, यानी कि ना तो उनके द्वारा इसको बनाया गया है, और ना ही उनके द्वारा इसको कभी
प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर हम इसमें देखते हैं, उसमें हमें इस शब्द में ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें उनका चिंतन, उनका जो दर्शन है, उनके जो विचार हैं, वो हमें मूल भाव के रूप में दिखाई देते हैं, जो उनके नेतृत्व में दलितों को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया था। यानी कि जो भी इनके विचार थे वो हमें ये पूरा का पूरा जो दलित विकास का जो कार्यक्रम है उसमें देखने को मिलता है। अब भेदभाव को खत्म करने में जो राज्य है उसकी क्या भूमिका रही है, हम उसको समझते हैं। तो अनुच्छेद 15 में भेदभाव का अंत बताया गया है कि जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 है भारतीय संविधान का, उसमें भेदभाव का अंत कहा गया है। अनुच्छेद 16 उसके तहत आरक्षण लाया गया है, यानी कि जो राज्य होगा, यानी कि जो सरकार होगी, वो कोई भी सार्वजनिक नियुक्ति करती है तो उसमें सभी को समान अवसर देगा। और उसी में 16 क्लॉज 4 के तहत ये कहा गया है कि जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग होगा उसको उसका विकास करने के लिए, ठीक है, तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उसके लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 में कह रखा है। अनुच्छेद 17 के तहत जो अस्पृश्यता है, यानी कि अनटचेबिलिटी है, उसका उन्मूलन किया जाता है, अवॉइलेशन किया जाता है। और 1850 का जो जातीय निर्योग्यता अधिनियम है, निर्योग्यता निवारण अधिनियम है, वो चलता है। इसमें क्या होता है, उस टाइम पर ये इसलिए बनाया गया था कि जो बच्चे थे उनको जाति के आधार पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको लेके आया गया था और जातिगत जो असमानताएं थी, जो भेदभाव थे, उनको खत्म किया गया था। 1989 का अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ये है, और जो भी एसटी के खिलाफ जो भी काम होता है, ठीक है, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, तो ये जो आर्टिकल है, जो अधिनियम है, वो उसको गैर कानूनी बनाता है और उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। अन्य पिछड़े वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो उत्पीड़ित लोगों का ये द्योतक है, यानी कि जिनके साथ गलत हुआ है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के अलावा और भी कई तरह के समूह है जिनको सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित होना पड़ा है, यानी कि उनको सामाजिक जो सुविधाएं थी उनसे वंचित रखा गया है। जिन लोगों को ये जो सुविधाएं थी उनसे वंचित रखा गया था, ठीक है, तो उन्हें नीच समझा जाता था। यानी कि जातियों का एक बहुत बड़ा समूह था, यानी कि अलग अलग तरह की जो जातियां थी, जिसमें लोगों की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, उन्हीं को नीच समझा जाता था और इन्हीं को आज के टाइम पे हम अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से बोलते हैं। उनके साथ तरह तरह का भेदभाव भी बरता जाता था, यानी कि असमानता की जाती थी, उनके साथ असमानता वाला व्यवहार किया जाता था और उन्हें अछूत नहीं माना जाता था, ये ध्यान रखना। यानी कि भेदभाव तो किया जाता था लेकिन अछूत नहीं माना जाता था, उनको अनटचेबल नहीं माना जाता था। ये सेवा करने वाले शिल्पी जो कारीगर थे, जो क्राफ्ट वगैरह का काम करते थे, उन जातियों से जो लोग थे उन वो इसके अंदर आते थे, जिन्हें जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। यानी कि जो जातिगत अधिक्रम था, जो जाति की जो स्थिति थी वो हमने पढ़ी थी उसके बारे में, तो उसमें जो सबसे जो निचला स्थान था वो इन लोगों को प्राप्त था और इन्हीं को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता था। वे न तो जाति अधिक्रम में अगड़ी कही जाने वाली ऊंची जातियों के हिस्से आते थे और न ही निम्नतम सोपान पर स्थित दलितों में थे। यानी कि दलितों से अलग थे और उच्च जाति के जो लोग थे उनके बीच में जो स्थिति थी वो उसमें आते थे, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे। इन समूह को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें ये बता रखा है कि ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग स्थापित किया गया था, काका कालेकर के अध्यक्षता में। ठीक है, तो उसने कई तरह की सिफारिशें दी थी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। फिर दक्षिण राज्यों में जो पिछड़ी जातियों के राजनीतिक आंदोलन का लंबा इतिहास हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और यही जो इतिहास था पिछड़ी जातियों के उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए जो भी आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, तो उसका जो पूरा का पूरा जो ट्रेंड था वो हमें उत्तर भारत में भी देखने को मिलने लगा। इन शक्तिशाली सामाजिक आंदोलनों के कारण अन्य पिछड़े वर्ग की जो समस्याएं थी उन पर ध्यान देने की जो नीतियां थी उत्तर भारत में अपनाई जाने लगी। यानी कि जितने भी उत्तर भारत के जो राज्य थे उनमें ये सारी की सारी नीतियां आने लगी थी और जिसका मेन फोकस क्या था, जिनका मेन फोकस था जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, यानी कि जो ओबीसी वर्ग था उसका विकास करना। और 1990 आते आते जो ओबीसी जो कैटेगरी थी वो भारतीय राजनीति का एक प्रमुख विषय या फिर एक मुद्दा बनकर उभरी थी। तो 1990 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की 10 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। तभी अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख विषय रहा है और आज भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स होती है वो ओबीसी को ध्यान में रखकर की जाती है, क्योंकि इनका जो एक वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो पूरी की पूरी जो राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब आदिवासी अगर संघर्ष के बारे में बात करते हैं तो अनुसूचित जातियों को भी भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से निर्धनता, शक्तिहीनता और सामाजिक लांछन से पीड़ित सामाजिक समूह के रूप में पहचान
उसको पहचाना गया है, उसको पहचान दी गई है। यानी कि भारतीय संविधान है वो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं उनको निर्धनता से ग्रसित, शक्तिहीनता से ग्रसित और सामाजिक लांछन यानी कि समाज में उनके साथ गलत किया गया है, उससे पीड़ित सामाजिक समूह के रूप में उसको पहचान देता है। जनजातीय समूह का हिंदू समाज और संस्कृति से काफी लंबा और निकट नाता रहा है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जनजाति समूह हिंदू समाज से पूरी तरह अलग थे या फिर उसमें पूरी तरह शामिल थे। हमने ये पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इनमें पक्ष और विपक्ष की बातें की जाती है, कब जनजातीय समूह हिंदू समाज का हिस्सा बन जाते हैं, कब उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो संस्कृति है उसे एक निकट नाता या फिर एक रिलेशन रहा है, जिससे क्या है, जनजाति और जाति के बीच की जो परिसीमाएं काफी जीर्ण शीर्ण हो गई, आपस में मिलगुल गई हैं, हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जो आदिवासी शब्द है, आदिवासी जो लोग थे वो जंगलों में रहते थे, इसलिए इनको क्या बनवासी कहा जाता है। यानी कि बनवासी कौन लोग थे, वो जंगलों में रहते थे और जंगलों में आदिवासी लोग रहते थे। जिन इलाकों में ये लोग रहते थे वहां पर इनकी आबादी घनी थी, वहां पर आमतौर पर उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत गैर जनजातीय लोगों की अपेक्षा कई बदतर है, यानी कि बहुत ज्यादा खराब है। तो जहाँ पर जनजातीय लोग रहते थे वहां पर उनकी जो आबादी थी बहुत ज्यादा घनी थी, वहां पर उनकी जो आर्थिक और सामाजिक हालत थी उस एरिया में, यानी कि जिस जगह पर इनकी घनी आबादी है उस एरिया में जो भी गैर जनजातीय लोग थे उनकी अपेक्षा कई बदतर है, बहुत ज्यादा खराब है। गरीबी और शोषण की जिन परिस्थितियों में आदिवासी अपना गुजर बसर कर रहे हैं उसके लिए वो मजबूर है वहां पर, यानी कि गरीबी का सामना, वहां पर जो शोषण होता है उनका, उनमें वहां पर रहने के लिए भी मजबूर हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो इसके ना बहुत सारे हमें ऐतिहासिक कारण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो यही है कि जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं या फिर रहते थे, वह जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा एरिया था, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न क्षेत्र था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों को जंगलों से निकालना शुरू कर दिया और जंगलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, यानी कि जंगल को अपने कब्जे में करने लगे थे। और जंगल को अपने कब्जे में करने लगे थे, वहां पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे उस पर अपना कब्जा करने लगे और उनका अपना यूज करने लगे। जंगलों को काटकर वो लकड़ी लेकर आने लगे, जिसकी वजह से जो फर्नीचर वगैरह का जो मार्केट था वो बढ़ने लगा था। ठीक है, जंगलों को काट के इन्होंने फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी, तो इसकी वजह से क्या था, जंगलों को काटकर खनन वगैरह करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से इनको जंगलों से निकालना शुरू कर दिया था। और आजादी के बाद में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत सरकार ने भी जंगलों एवं आदिवासी लोगों का जो शोषण था वो जारी रखा था, इस पर कोई कमी नहीं करी इन्होंने। तो सरकार ने अधिकांश वन प्रदेश अपने उपयोग के लिए आरक्षित कर लिए, यानी कि अपने पास रख लिए, और आदिवासियों को वहां की उपज इकट्ठी करने और झूम खेती के लिए उनका प्रयोग करने के अधिकारों से वंचित कर दिया था। यानी कि जो झूम खेती करने का जो अधिकार था, जो आदिवासी लोग थे पहले झूम खेती करते थे, तो वहां पर प्रतिबंधित कर दिया उन चीजों को, और जो भी वन प्रदेश थे उनको अपने नियंत्रण में रख लिया था और अपने काम के लिए कर लिया था। और जो आदिवासियों के जितने भी जंगल पर अधिकार थे, क्योंकि वो लोग वहां पर रहते थे, वहां पर वो परमानेंट निवासी थे, स्थानीय निवासी थे, तो वहां पर जो अभी अधिकार थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब आदिवासियों से वनों की उपज और खेती के लिए जमीन छिन गई, तब वे या तो वनों का अवैध रूप से इस्तेमाल करने को मजबूर हो गए, यानी कि वनों को उन्हें यूज करना था, इसलिए उन्हें घुसपैठिए और चोर उचक्के कहकर तंग और उनको दंडित किया जाने लगा। यानी कि उनकी जगह से उनको निष्कासित कर दिया था, उनकी जमीन छीन ली, उनकी खेती छीन ली, तो उन लोगों ने वनों का उपयोग करना जारी रखा। और जब वहां पर सरकार का नियंत्रण हो गया, सरकार के कंट्रोल में आ गया, जब वो उसका इस्तेमाल करने लगे तो वो घुसपैठिए हो गए, उनको चोर उचक्के कहकर उनको तंग किया जाता था और उनको सरकार की तरफ से दंडित किया जाने लगा। या फिर वो लोग दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में जो क्षेत्र था उसको छोड़कर अन्य जगह पर चले गए थे। कुछ लोग शहरों में आ गए थे, कुछ लोग जो कस्बे थे उनमें चले गए थे और वहां पर रहकर अपनी गुजर बसर करने लगे थे। जो सरकार थी वो वन का करती क्या थी, क्यों जो जितने भी आदिवासी लोग थे उनको वहां सर निकाल दिया था और वन पर अपना कब्जा कर लिया था? सवाल तो ये उठता है। तो वो लोग जो खनिज संसाधन थे उनको, खनिज संसाधनों को निकालने के लिए, ठीक है, जमीन के अंदर से, तो वो करने उसके लिए जंगलों को खोदने लगे थे, पेड़ों को काटने लगे थे। विद्युत उत्पादन के लिए जो भी नदियां वगैरह थी वो जंगलों से होकर गुजरती थी, तो जो बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं थी वो वहां पर बनाने का जो प्लान था वो सरकार था। माइनिंग करने का, जो अलग अलग जो माइंस वगैरह होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनको निकालने के लिए खनन करने लगे। और जो बड़ी बड़ी जो बांध परियोजनाएं थी उनको लाने के लिए जंगलों को सफाई करने लगे, और जो आदिवासी लोग थे उनको जंगलों से बाहर निकालने लगे और जंगलों पर कब्जा करने लगे। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, तो अभी क्या चल रहा है, जो सेव हसदेव जो जंगल है,
उसका मूवमेंट चल रहा है। जो हसदेव अभ्यारण्य है, जो जंगल है, उसको बचाने का मूवमेंट चल रहा है। और आपने सुना होगा कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो भी चला था। और इसका जो मेन रीजन था वो था कि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर डैम था, उसकी वजह से वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति थी, वहाँ के जितने भी जो लोग थे, उनको विस्थापित किया गया था, ठीक है, सरकार की तरफ से। और सरकार की तरफ से उनको कोई भी उनकी व्यवस्था नहीं की गई थी, तो इसकी वजह से ये सारे के सारे मूवमेंट चलते हैं। अब आदिवासी जो है उसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, उसका मतलब क्या होता है, मूल निवासी या फिर स्थायी निवासी। आदिवासी शब्द भी राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का एक सूचक बन गया है। जैसे हमने पढ़ा था दलितों के बारे में, तो दलित जो शब्द था वो क्या था, पैरों से कुचला हुआ। और वो अपने आप को इसलिए रखते थे कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है इसलिए हम दलित हैं। तो इसलिए जो आदिवासी शब्द है वो भी इसलिए आया, राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई को संबोधित करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये बन गया था। औपनिवेशिक सरकार द्वारा की जा रही घुसपैठ के विरुद्ध संघर्ष के अंतर्गत 1930 के दशक में ये शब्द सामने आया था, यानी कि उसको गढ़ा गया था। आदिवासी होने का मतलब विकास परियोजनाओं के नाम पर वनों का छिन जाना, यानी कि जिसकी संपत्ति विकास परियोजनाओं के नाम पर छीन गई है वो आदिवासी कहलाता था। अब जनजातीय समूह बाहरी लोगों, जिन्हें डिक्कू या फिर समूहवाद भी कहा जाता था, और इनके खिलाफ सरकार के खिलाफ संघर्ष करते थे, उसके विरुद्ध काम करते थे। तो आदिवासी आंदोलनों की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना। यानी कि झारखंड आपको पता है बिहार से अलग होकर बना है, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है। तो अलग अलग जो राज्य थे उनके गठन की मांग इस संघर्ष के दौरान की गई थी। अब बात करते हैं स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। तो पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक अंतरों के कारण लैंगिक असमानता को प्रकृति की देन मान लेते हैं। यानी कि कहा जाता है कि जो पुरुष और स्त्री हैं उनके बीच में जो जैविक अंतर है, उसी की वजह से ही जो असमानता है वो बन जाती है, वो लैंगिक असमानता होती है, ठीक है। पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानता प्राकृतिक नहीं है बल्कि सामाजिक है, यानी कि प्रकृति की तरफ से इनमें भेदभाव नहीं किया जाता, और समाज जो है कुछ ऐसी रीतियों को बनाता है जिसकी वजह से स्त्रियों और पुरुषों के बीच में भेदभाव होता है, समानता असमानता का व्यवहार किया जाता है। जैसे उसके लिए दो तर्क दिए जाते हैं, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर वो प्राकृतिक है तो ये बताओ कि सार्वजनिक पदों पर स्त्रियों की जो संख्या वो इतनी कम क्यों पाई जाती है, लेकिन पुरुषों की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, उसका तो कोई फैक्टर नहीं है। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है उठकर वो ये है कि अधिकांश समाजों में स्त्रियों को जो पारिवारिक संपत्ति होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा क्यों मिलता है, क्यों लड़कों को ज्यादा वरीयता दी जाती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अगर स्त्रियों और पुरुषों के बीच में असमानता प्राकृतिक है तो इन दो क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, ठीक है। तो ये मांग की जाती है जितने भी फेमिनिस्ट वगैरह होते हैं उनके द्वारा। अब इसके लिए संघर्ष की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे नेता उठकर आए थे जिन्होंने स्त्रियों की समानता के लिए, जो स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता था उसको खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। अब जैसे संघर्ष में सबसे पहले हम बात करते हैं तो बंगाल में राजा राम मोहन रॉय थे, वोट कर आए थे, और इन्होंने जो सती प्रथा थी, समाज में जो भी गलत गलत जो प्रथाएं चल रही थी, ठीक है, तो उनके लिए काम किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, यानी कि जो बॉम्बे वाला जो क्षेत्र था उसमें महादेव गोविंद रानाडे आए थे, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह था उसके लिए कानून बनाया था और उसको सपोर्ट किया था। जो ज्योतिबा फूले थी, उन्होंने जातीय और लैंगिक जो अत्याचार होते थे महिलाओं के खिलाफ, जो पिछड़ी जातियां थी उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध काम किया था, ठीक है, उनके उत्थान के लिए काम किया था। इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व था सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। यानी कि अब इन चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने किस तरीके से काम किया था, जो महादेव गोविंद रानाडे थे उन्होंने किस तरीके से कौन कौन से काम किए थे, और विधवा जो पुनर्विवाह था उसको सपोर्ट किन किन तरीकों से किया था, ठीक है। ज्योतिबा फूले के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब इन लोगों ने संघर्ष किया था स्त्रियों की समानता के लिए। अब स्त्रियों की समानता के लिए इनके जो अधिकारों की लड़ाई थी, क्या पुरुष सुधारों के द्वारा ही लड़ी गई थी? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर निकल कर आता है नहीं। कुछ ऐसी महिलाएं भी थी उस टाइम पर, हालांकि ज्यादातर जो पुरुष थे उन्होंने ये सब काम किया था। पुरुष जो थे स्त्रियों के अधिकारों के लिए, उनकी लड़ाई के लिए उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था, लेकिन हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि जो पुरुष सुधारक थे उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। इसके लिए दो तर्क सामने आते हैं जो बुक में दे रखे थे। पहला तो है, एक बुक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना, जो 1882 में लिखी गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा। इसमें एक पुरुष और जो एक स्त्री है उसके बीच में जो अलग अलग जो काम होते हैं उनको करते हैं, और जो समाज के दोहरे मानदंड होते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, उनके बारे में उनकी आलोचना की गई है। और जो दूसरी बुक है वो है सुल्ताना ड्रीम, जो 1905 में लिखी गई है बेगम रुकैया के द्वारा। इसमें एक लड़की है सुल्तान, जो अपने सुल्ताना
तो अपने ड्रीम में, अपने सपने में पहुंचती है। और जो हम ये कह सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम वो सपने देख सकती है, उन चीज़ों को इस बुक में बता रखा है। ठीक है, तो आप बुक को पढ़ोगे तब आप इन चीज़ों को, स्टोरी को वहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है। अब जब 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, वहां पर जो मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, उनसे संबंधित घोषणाएं हुई थी। तो उसमें स्त्रियों से संबंधित कौन कौन से मूल अधिकारों के बारे में बात की गई थी। तो इसमें 3-4 घोषणाएं की गई थी। सबसे पहले, कानून के समक्ष सभी जो नागरिक होंगे वो एक समान होंगे। भारत के अंदर सभी को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा, यानी कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा वो सभी को प्राप्त होगा, जो भी 18 साल से या फिर 21 साल से ज्यादा उम्र के हैं। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा, वोट डालने का अधिकार होगा। तीसरा है, सार्वजनिक पद और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। ठीक है, सभी को, यानी कि सरकारी नौकरी में का जो पद होता है उसको धारण करने का, राजनीति में भाग लेने का, प्रतिनिधित्व करने का जो अधिकार होगा वो महिलाओं को भी प्राप्त होगा। किसी भी नागरिक को उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर सार्वजनिक रोजगार के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि समाज में जो उस टाइम पर मान्यताएं चली आ रही थी, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे वो उसकी नस्ल के आधार पर हो, तो किसी भी संबंध में उसको निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि उसको अयोग्य करार नहीं किया जाएगा। सभी के लिए समान अवसर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के संघर्ष के बारे में, यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं, जिनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है, उनसे संबंधित उनके अधिकारों के लिए किस तरीके से संघर्ष रहा है और उनको किस तरीके की जो समस्याएं होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। अन्यथा सक्षम लोग केवल इसलिए असक्षम नहीं होते हैं कि वे शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित होते हैं। यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं वो इसलिए डिफरेंटली एबल्ड नहीं होते हैं, वो असक्षम नहीं होते, इनकैपेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित होते हैं, उनमें ये समस्याएं पाई जाती हैं। लेकिन वे इसलिए भी असक्षम होते हैं कि समाज जो होता है कुछ इस नीति से बना होता है, कुछ इस रीति से बना होता है कि वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को भी हाल ही में मान्यता मिली है, यानी कि इनसे संबंधित जो नीतियां हैं उनको अभी बनाया गया है कुछ टाइम पहले। अब भारत में निर्योग्य, बाधित, असक्षम, अपंग, अंधा, बहरा जैसे विशेषणों का प्रयोग लगभग एक ही भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। और ये शब्द किस कब यूज किए जाते हैं, जब किसी व्यक्ति का अपमान करना होता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए, किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए इन शब्दों की बौछार की जाती है, इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसी सोच का जो मूल कारण है वो है सांस्कृतिक संकल्पना, जो दोषपूर्ण शरीर को दुर्भाग्य का परिणाम मानती है। यानी कि ये नेचुरली नहीं मानती, ये मानते कि जो व्यक्ति है वो उसी के लिए जिम्मेदार है और उसके साथ बहुत गलत होता है, उसका जो दुर्भाग्य है, उसका जो भाग्य है वो बहुत गलत है और उसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये सांस्कृतिक संकल्पना में आती है। तो निर्योग्यता, अक्षमता का क्या अर्थ होता है और जो समाज होता है वो उस अर्थ को क्या समझता है। तो निर्योग्यता, अक्षमता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है, यानी कि एक बायोलॉजिकल कमजोरी होती है जो व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। एक जब असक्षम व्यक्ति के समक्ष समस्याएं खड़ी होती हैं तो यह मान लिया जाता है कि ये समस्याएं उसकी कमजोरी के कारण खड़ी हुई हैं। यानी कि भले ही वो समस्याएं उस समस्या से संबंधित ना हो, लेकिन ये मान लिया जाता है कि जो भी समस्याएं उसके सामने आ रही हैं, ठीक है, तो वो उसकी वजह से हुई है, जो उनमें हम जैविक कमजोरी देखते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि उसके अंदर ही कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है। समाज इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमने उसको चलने के लिए अवसर नहीं दिए, हमने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स नहीं करे जिसकी वजह से वो चलने का प्रयास कर सके। ठीक है, तो जो समस्या उनके सामने खड़ी होती है उनका जो मूल कारण है वो उनकी जैविक कमजोरी को मान लिया जाता है। अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी कि पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, यानी कि उसको हमेशा ये माना जाता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत पीड़ित व्यक्ति है और वो भगवान का शिकार हो गया है। इस तरीके से बातें देखी जाती हैं हमारे समाज के अंदर। और इसका जो मूल भाव होता है वो यही दर्शाता है कि निर्योग्य व्यक्तियों को सहायता की आवश्यकता होती है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से भारत में जो इनसे संबंधित जितने भी शब्द थे उनमें परिवर्तन आया है। जैसे पहले मंदबुद्धि के लिए, पहले मंदबुद्धि शब्द यूज होता था, लेकिन आज के टाइम पे उसको मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। कोई जो लंगड़ा लूला था उस कहा जाता था, जो फिजिकली हैंडीकैप होता था, यानी कि शारीरिक रूप से बाधित, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है। और आज के टाइम पे जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए दृष्टि बाधित शब्द का उपयोग किया जाता है। अब अक्षमता और जो गरीबी होती है उसमें भी एक बहुत गहरा नाता हमें देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षमता और शिक्षा के बारे में। तो जो व्यक्ति असक्षम है, कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उसको लिए शिक्षा
ग्रहण करना बहुत कठिन बात हो जाती है, ठीक है, वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता है, और क्योंकि वो गरीब है, वो इसलिए शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता और उसको ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। उसको रोजगार प्राप्त करने में भी कई तरीके की समस्याएं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति असक्षम है, उसके पास जो समाज ने पर्याप्त अवसर हैं वो उसको नहीं दिए हैं। समाज के द्वारा जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो सुविधाएं हैं वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचाई गई हैं, और वो गरीब है, ठीक है, उसके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं है कि वो उन स्वास्थ्य सुविधाओं को अफोर्ड कर सके। और समाज में हमें गरीबी की वजह से सामाजिक असमानता देखने को मिलती है, जो असमानता का एक फैक्टर होता है, जो हमने आर्थिक स्थिति के बारे में बात की थी, और सामाजिक असमानता का सामना गरीबी के कारण किया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।